हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है सुसंस्कारी बेटी। जी हाँ, सुसंस्कारी बेटी वह होती है जिसके संस्कार से दोनों कुल सुवासित होते हैं, यानी मातृकुल और पितृकुल। वेदों में एक मंत्र आया है, जब बेटी का विवाह होता है तो माँ उस मंत्र को पढ़ती है। हालांकि आज उस माँ को मंत्र नहीं याद है, इसलिए वो माँ भूल गई है, आज नहीं पढ़ती है। आज की इसी कारण से कि हर घर बर्बाद होता जा रहा है। मंत्र का अर्थ यह है कि बेटी, जिस डोली में तुम यहाँ से ससुराल जा रही हो, तो वैसे ही तुम ससुराल से इसी तरह की डोली में तुम परम ससुराल जाना। इससे कुछ दिन तो गीत वाद्य के द्वारा ही इसका अर्थ देकर गाया गया, लेकिन आज वो भी बंद हो गया, क्योंकि आज डोली नहीं रही। आज कार से जाती है तो तकरार करके आती है। पहले डोली थी तो कहने का आशय हुआ कि तुम जा तो रही हो यहाँ से, लेकिन यहाँ से रिश्ता ख़त्म कर लेना और वहाँ ही रिश्ता करना। यानी मैं तुम्हारी माँ हूँ यहाँ की, और वहाँ की माँ तुम्हारी सास है। लेकिन विडंबना है कि आज हेलो हाय का जो ज़माना हो गया, मोबाइल का जो ज़माना हो गया, दिन रात माँ बेटी में बात होती रहती है ससुराल जाने के बाद भी। और वही बेटियाँ का घर बर्बाद होता है जो माँ की 100% बात मानती है, अपनी जननी माँ की। क्योंकि एक तरफ से बेटियों का बैराग होता है, जिसे 4 आश्रम हिंदू धर्म में बताया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास। ब्रह्मचर्य कहते हैं शादी से पहले के जीवन को, गृहस्थ कहते हैं शादी के बाद के जीवन को, वानप्रस्थ कहते हैं कि जो बाल बच्चे के बाद जो धर्म शिक्षण में लग जाते हैं पुरुष, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। और संन्यास कहते हैं जो मुक्ति का मार्ग खोलकर घर द्वार से अलग हो जाते हैं। तो एक तरह से लड़कियों को गृहस्थ जीवन जो मिलता है, उसके साथ उसको संन्यास की भी दीक्षा दी जाती है। सन्यासी को किसी से कोई लगाव नहीं होता है, किसी से कोई प्रेम मोहब्बत नहीं होता है। सन्यासी के लिए एक तरह से सारे लोग मरे हुए होते हैं। तो अर्ध संन्यास कहिए तो बेटियों के लिए होता है, यानी मायके के परिवार को मृत मान लो और ससुराल के परिवार ही तुम्हारे लिए सर्वस्व है। तो इसको अर्ध संन्यास कहते हैं। यहाँ से लगाव त्याग कर तुम वहाँ से ही लगाव रखो, तो इसको हम अर्ध संन्यास कहते हैं। लेकिन फिर आज के ज़माने में वो भी नहीं रहा, क्योंकि सुसंस्कारिता भरी हुई नहीं है, लोगों के पास कुसंस्कार भर गया है। मुझे एक कहानी मैट्रिक क्लास में ही मिला था। हमने 1987 में मैट्रिक किया, तो शायद 2 वर्षों में 9 और 10 मैट्रिक होता था। उसी में हिंदी में हमें पढ़ना था एक कहानी जिसका शीर्षक था बड़े घर की बेटी। कहानी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज कहीं भी नहीं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उस कहानी को आज घर घर के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाना चाहिए था। लेकिन अब कहानी सिलेबस से भी ख़त्म हो गया। शायद आज इस शीर्षक पर प्रतिवाद हो सकता था, क्योंकि उसका शीर्षक था बड़े घर की बेटी। मुझे भी वीडियो बनाने का बहुत अच्छा था उसी कहानी पर, लेकिन बड़े घर की बेटी कहने से छोटे घर की बेटियां सब नाराज हो जाएगी। इस तरह से उस शीर्षक पर बहुत विवाद हो सकता है। लेकिन बड़े का मतलब ये नहीं है बड़े घर घरानों से, बड़े का मतलब हम लेते हैं सुसंस्कारिता से। उस कहानी में था कि श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी नामक 2 भाई थे, और दोनों में अत्यंत घनिष्ठता प्रेम संबंध था। दोनों भाई एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, और दोनों भाई साथ साथ भोजन करते थे, और दोनों भाइयों में
काफ़ी प्रेम था। श्रीकंठ सिंह का विवाह हो गया था, परंतु लाल बिहारी अभी कुंवारा था। एक दिन वह कहीं से कबूतर लाया, भाभी को बनाने के लिए दिया। बनाने में कुछ मीन मेख रह गई, झटपट हुआ। भाभी को उसका त्योरी पसंद नहीं पड़ा, क्रोध पसंद नहीं पड़ा, क्योंकि गुस्सा गृहिणियाँ सिर्फ पति का सहती है और किसी का नहीं। आज के ज़माने तो और बिल्कुल हैं, वो पति का भी नहीं सहते हैं, लेकिन प्राचीन ज़माने में पति का और ससुर का सह लेती थी, देवर का हरगिज नहीं। लेकिन अच्छे घर की गृहिणियाँ जो होती थी, वो पति, देवर और ससुर सबकी अनुशासन मानती थी। लेकिन जो अब अभिमानी तबके की होती थी, वो सिर्फ दो के ही कुछ सहती थी और इसकी नहीं। तो यहाँ बात है कि उसकी भावजी को उसकी यह थ्योरी बहुत बुरा लगा और उसने कुछ चढ़ा बढ़ाकर श्रीकंठ सिंह से कहा। श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी में कुछ कहा सुनी हो गया। लाल बिहारी को बहुत बुरी लगा इस बात के बाद, इसलिए उसने इस घर से जाने का फैसला ले लिया, घर त्यागने का फैसला ले लिया। शादीशुदा था नहीं जो बंटवारा कर सकता था, लेकिन त्यागने पर उसकी भाभी के दिल में ये चोट लगा कि शायद दोनों भाइयों का प्रेम का अनबन का कारण मैं हूँ, और कहीं लाल बिहारी सुसाइड न कर ले, आत्महत्या न कर ले। उसके दिल में नारी सुलभ मातृ ममत्व जागा। कहा जाता है बड़े भाई की पत्नी मातृतुल्य होती है, इसलिए उसने दो इस कदर उसे बाहर जाने से रोक लिया और श्रीकंठ सिंह को भी कहकर शपथ देकर उसे रोक लिया। तभी उसके जो ससुर होते थे घर में प्रवेश किए और बोले, वाह बेटी है, इसी को कहते हैं बड़े घर की बेटी। इसलिए उस कहानी का शीर्षक बड़े घर की बेटी रखा गया था। लेकिन बड़े घर की बेटी हो छोटे घर की बेटी, छोटेपन का मतलब है ओछापन। जिसकी नीयत ओछा हो, जिसकी नीयत कुसंस्कारी हो, जिसकी नीयत बुरी हो, वो कहीं भी बर्बादी ला सकता है। इसलिए संस्कारी होना जरूरी है। इसलिए मैं इस शीर्षक में सुसंस्कारिता, सुसंस्कारी बेटी के नाम से बता रहा हूँ। जिसमें सुसंस्कार हो वही घर को संभाल सकती है, और जिसमें संस्कार नहीं हो, संस्कारहीन शूद्र के बराबर है। और शूद्र कहते हैं क्षुद्र, जिसकी विचारें क्षुद्र हो। कहा जाता है जन्मना जायति शूद्र संस्कारादि द्विज। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, यानी क्षुद्र होता है, विचारों का क्षुद्र होता है, लेकिन उसको संस्कार से द्विज यानी ब्राह्मणत्व की प्रदान किया जाता है। तो हिंदू धर्म शास्त्रों में खोडस संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं। यहाँ सबकी विवेचन मैं नहीं करूँगा, दो चार उदाहरण दूंगा। जन्म लेने के बाद ही तुरंत जात कर्म संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है। नामकरण में उसे ऐसे नाम दिए जाते हैं जो नाम सार्थक हो, जीवन में अच्छे अर्थ लगो। निरर्थक नाम नहीं दिया जाता। आज की तरह से डोली बोली ये सब कोई बेतुका नाम नहीं दिया जाता है। नाम सार्थक दिया जाता है। हिंदू शास्त्रों में तत्सम शब्द से जुड़े हुए हर नाम के पीछे कुछ न कुछ अर्थ होता है। इसलिए ब्राह्मणों को नाम सुंदर रखने की परंपरा दी गई है, अच्छे नामकरण। उसके बाद होता है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार जो गर्भाशय में से बाल जन्मा होता है उसको हटा दिया जाता है, और उसके बाद में मुंडन करके मस्तिष्क में अच्छे, क्योंकि मस्तिष्क विचारों की भंडार है। मस्तिष्क एक सागर है, गुरुदेव कहा करते थे मस्तिष्क समुद्र है, और यही समुद्र मंथन होता है। जैसे मंथन से अमृत भी मिले, विष भी मिले, वैसे ही मस्तिष्क से अच्छे विचार अमृत के प्रतिनिधित्व करते हैं और बुरे विचार विष के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस मस्तिष्क में हमेशा बुरे विचार और अच्छे विचार आते जाते रहते हैं। जैसे समुद्र मंथन होता है, वैसे ही मस्तिष्क समुद्र है और उसका मंथन होते रहता है। तो उल्टा जो होती है, कुसंस्कारी होती है, उसके बुरे बुरे ही विचार आते होते हैं। उसके विचार में स्वार्थपना होता है, उसके विचार में सिर्फ एक छत्र राज करने का ही विचार होता है। इसी कारण से प्रायः अक्सर हर घरों में दरारें पड़ती है और मतांतर होता है।
तो कहा गया है, एक देहाती कहावत है, ओछी के प्रीत और बालों की भीत कभी नहीं टिकती है। तो वैसे ही ओछी कुसंस्कारी बेटियां जो होती है, जाकर उस दीवार को तोड़ देती है और वहाँ तहस नहस कर डालती है, और जिस कारण से लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और ऐसे अक्सर बात बात पर इसमें महिलाओं की ज़्यादा हाथ होती है, और वही दोनों भ्रातृ प्रेम को खंडित करता है। इससे कहीं हर जगह अनेकों उदाहरण देखने के मिलते हैं। एक जाना पहचाना हुआ व्यक्ति को मैंने देखा, जिसको दो भाइयों में बहुत काफ़ी स्नेह था, काफ़ी प्रेम। इसमें कुछ दूसरे लोगों को भी खलता है, ग्रामवासी को भी खलता है, गृहवासी को भी खलता है कि ऐसा होना ठीक नहीं है। तो उसने क्या कहा, सो सुनिए। एक दिन उसके बड़े भाई ने एक ईख लाया और दोनों के बच्चों में, यानी अपने बेटे में भी, छोटे भाई के बेटे में भी बांट दिया। अब जो व्यक्ति वहाँ कूटनीति का चाल चलना चाह रहा था, जो उस घर को तोड़ना चाह रहा था, उसने उस छोटे वाले की पत्नी को कहा कि देखो, कहते हो कि दोनों को बराबर पुत्रवत स्नेह करते हैं, लेकिन देखो अपने बेटे को किस भाग दिए। यानी ईख का दो भाग होता है, तो पूंछ की तरफ से, जड़ की तरफ से, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो किसी को अगर आधा दिया जाएगा तो किसी को तो वो मिलेगा ही, और किसी को वो मिलेगा जड़ की तरफ से। और इसी छोटी सी बात के लिए मतांतर करके उसकी बहू को उकसाकर उसने उस घर में दीवार पैदा कर दी और दोनों में बंटवारा करवा दिया। तो ऐसा हर जगह कूटनीति की चाल चलने वाले लोग सफल होते हैं, और किसी के स्नेह प्रेम को नहीं देखते हैं। और ऐसी चाल वैसे ही कुल स्त्रियों के मस्तिष्क में बोया जाता है, जो शायद क्षुद्र कुसंस्कारी होती है। जो सुसंस्कारी होती है वो भविष्य को दर्पण की शीशे की तरह, जिसका चरित्र स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, वो बहुत कुछ सोचती है और उसे संभाल लेती है। तो हरिओम तत्सत। ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। हरिओम तत्सत।